So first of all, very good morning to everyone. Since all of you all are new to me and I might be new to you. I don't know अगर आप लोग ने कोई भी YouTube पर लेक्चर वगैरह हम लोग ने डाले तो थे पर अबा जबा डबा. So my name is Professor Pritesh Veera. I have been teaching economics for the last 15 years. I teach all over India because I also take lectures for CA Foundation and earlier for CA Inter. अभी CA Inter में से इकोनॉमिक्स हट गया है, पेट पे लात पड़ा है, इसीलिए 11वीं 12वीं भी पढ़ाना पड़ रहा है. बट अदर देन दैट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, फील फ्री टू आस्क. बिंदास, टेंशन लेने का नहीं. अभी हमारा लास्ट क्लास में पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला जो चैप्टर था, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया सिंस 1991, ये पूरा मैंने कवर करवाया है 2 लेक्चर के अंदर. अगर आपको कभी भी उस चैप्टर में डाउट रहेगा तो यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डेड लेक्चर. अभी आज तुम लोग एक 5 मिनट चाहिए तो गो थ्रू करो, कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक या कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें तुमको हेल्प चाहिए. मैं वो सारी चीज़ों में हेल्प कर देगा बिकॉज एज फार एज आई नो पोर्शन तो तुम्हारा हो चुका है. सो बेसिकली रिविजन करना है और डाउट सॉल्विंग करना है, विच आई विल बी हेल्पिंग यू विथ वॉट एवर चैप्टर, वॉट एवर कॉन्सेप्ट, वॉट एवर डाउट यू हैव. 5 मिनट्स के अंदर आप मेरे को बताओ, वी विल स्टार्ट विद दैट. चैप्टर 10. पर चैप्टर 10 मतलब पूरा चैप्टर 10 क्या उसके अंदर का कोई छोटा मोटा कोई कॉन्सेप्ट है? हाँ, तो वो एक बार रीड करना स्टार्ट कर, क्योंकि उसके अंदर तो जीके ही है. नीति का फुल फॉर्म मालूम है तेरे को क्या है? हाँ, वेरी गुड. इसका मतलब तू पढ़ा ही नहीं ना. सो व्हाट हैपेंड, इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन. सुना है क्या कभी प्लानिंग कमीशन के बारे में? अगर ये भी नहीं सुना है तो ये भी डिस्कस करता हूँ, इसके लिए पूछ रहा हूँ. अच्छा, लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन. व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? वेरी गुड. सो 1947 में कहना से इंडिया में पहली बार गवर्नमेंट आई रहेगी. नहीं, पर गवर्नमेंट तो 47 में ही आया ना रे. आज़ादी मिला 47 में, गवर्नमेंट आया 1950 में, तो 3 साल तक क्या गोटी खेला? ऑब्वियस सा बात है. सो गवर्नमेंट तो था. अच्छा, सो उसके पहले तो अपने कंट्री के अंदर मुगल्स वगैरह का राज था, ब्रिटिशर्स का राज था, तो ऐसा कभी गवर्नमेंट नहीं था. सो आज देश चलाना है तो देश चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही आजा आजा आजा. गुड मॉर्निंग. इकलौता तू कोई जान पहचान वाला दिखा मेरे को, थोड़ा अच्छा वाला फीलिंग आया मेरे को. हाँ, तो अगर मैं तुम लोगों के साथ बात करेगा, ये चलना ये तिचे आयला टाइमपास बस है काय. तो अगर जब भी कोई देश को चलाना है तो देश चलाने के लिए क्या चाहिए अपने को? पैसा चाहिए. ये देखिए यार, लालची आदमी यही बोलता है. सो आई अग्री विथ यू, पैसा तो चाहिए ही. पैसे के अलावा और क्या चाहिए? पैसा इज वन ऑफ द थिंग्स. डेवलपमेंट चाहिए ये बोलता है, कमिटी चाहिए ये बोलता है, कोई गवर्नमेंट बोला अच्छा लगा मेरे को, ग्रोथ चलेगा, प्लानिंग अच्छा आंसर है. देख, एक चीज तुम सब लोग को मालूम है कि एक इकोनॉमी के अंदर रहता कौन है? इतना सोचना पड़ रहा है. देश के अंदर रहता कौन है? हाँ, तो साले इतना क्यों सोच रहे? मतलब डोंट यू थिंक इसका आंसर तो फट से आना चाहिए था? लोग. अच्छा, लोग मतलब कहने से वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस. अच्छा, ह्यूमंस का क्या होता है? ह्यूमंस को क्या चाहिए? पैसा मत बोलना यार, बहुत मारेगा तेरे को. हाँ, इस चीज को थोड़ा बेटर लैंग्वेज में ऐसा बोलेगा. फूड क्लोथ इंग्लिश में बोला ये सिर्फ. कहना है से इसको सिंपल सरल भाषा में वांट्स बोलेंगे. बराबर ना? ऐसा तुम लोग ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. सो कहना है से हर एक इकोनॉमी में रहते हैं लोग, लोगों के होते हैं वांट्स, वांट्स होते हैं अनलिमिटेड, और उसके सामने जो रिसोर्सेज होता है. देख, तू जो बोला पैसा, उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज. तू जो बोला लाइफस्टाइल, उसको ही इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? वांट्स. सो डू यू अग्री के ह्यूमन के वांट्स लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है. वांट्स में भी तुमने एक जबरदस्त वाला चीज बोला, रोटी कपड़ा मकान, जिसको भाई इंग्लिश में अनुवारण करके बोलता है फूड क्लोथिंग शेल्टर. बोल, फूड क्लोथिंग शेल्टर वांट का कौन सा कैटेगरी है? नीड है, नेसेसिटी है. देख, 100 बात का एक बात, खाना नहीं खाएगा तू मर जाएगा, कपड़ा नहीं पहनेगा तू तो आजू बाजू वाला मर जाएगा. अपने को साला किसी को मारने का नहीं है. सो आज जब एक ह्यूमन के वांट्स कंप्लीटली सेटिस्फाइड है क्या? नहीं है. तो क्या एक इकोनॉमी के वांट्स भी कंप्लीटली सेटिस्फाइड होंगे? नहीं.
बिकॉज रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है वो अनलिमिटेड क्वांटिटीज में अवेलेबल है कि लिमिटेड क्वांटिटीज में? लिमिटेड। तो अगर मैं तेरे को एक सवाल पूछूं, चल मैं क्या बोलता है, अपन सब लोग एक पिकनिक पे जाते हैं वंस अगेन। हाँ, तू मेरा बात समझा शायद, क्योंकि साले पहले तू आया नहीं था ना, तो मैं समझ गया। सो अगर सपोज करो अपने को पिकनिक पे जाने का है, तो बोलो कि क्या करने का है, किधर जाने का है पिकनिक पे? तुम लोग मेरे को पूरा सिनेरियो बताओ। वाटर पार्क जाने का है। चल वाटर पार्क बोला तो वाटर पार्क तो 4 है अपने पास, कहना ऐसे। एक वाटर पार्क में वाटर किंगडम भी है, एक एक्वा मैजिका करके है, एक वेट एंजॉय करके है, एक सूरज वाटर पार्क भी है। नहीं तो चल अपने पास 4 ऑप्शंस था, बोलो कितने लोग एक्वा इमेजिका के लिए रेडी है? ये एक ही बाया। अच्छा, कितने लोगों को वाटर किंगडम जाना है? ये पार्टिसिपेट सबको करना पड़ेगा। अच्छा, वहां से कुछ लोगों का जवाब ही कुछ अलग आएगा, तुम लोग को वाटर पार्क ही नहीं जाना है। एग्जैक्टली लगा ही मेरे को, क्योंकि साला हाथ ही ऊपर नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहना से पहले तो अपने पास जो ऑप्शंस है उसको सही तरीके से इवेल्युएट करना पड़ेगा। तू बोलता है वाटर पार्क, तू बोलता है वाटर पार्क, पर बाकी किसी को वाटर पार्क आना ही नहीं है। यहाँ पर और भी बहुत लोग, तो गावत मजाक मजाक में 12 लोगों को, ये किधर से आ रहे ये लोग? रहेगा क्या मालूम, छोड़, अपने को क्या ऐसा जरूरी है क्या? आदित्य है, विहान है, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे नहीं है रे, सोया है साला। हाँ, ये कोई और आया है, आइए। आदित्य परफेक्ट है, ए मन है। अग्रवाल ना? हाँ है। बाय 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 बाय, सॉरी बाय। सो कहने से पहला तो तुम 2 लोगों को शायद वाटर पार्क का इच्छा रहेगा, पर बाकी लोगों का नहीं। अच्छा, आपको वाटर पार्क नहीं जाना है तो आपको किधर जाना है? गोवा। मतलब कहना से कि सबसे पहले अपने को ये डिसाइड करना जरूरी है कि अपने भाई को ओवरनाइट स्टे करने का है। तो ओवरनाइट स्टे तो चल मैं ही रूल आउट कर देता है, नहीं भाई तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो अम्यूजमेंट पार्क या तो वाटर पार्क। तो व्हाट डू यू चूज? मस्त, ये बोलता है टिकू जिनीवाड़ी। अब टू कंक्लूड दिस कन्वर्सेशन इन शॉर्ट, लेट अस से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अपन ने टिकू जिनीवाड़ी फाइनल किया। अच्छा, अभी टिकू जिनीवाड़ी जाने का है, अपने पास इधर 12 लोग हैं, इधर भी शायद 12 लोग हैं, तो टोटल 24 लोग के आसपास हो रहे हैं। तो अभी कैसे जाएगा उधर तक? कभी जाना है उधर? ऐसे कुछ सवाल आएंगे क्या? कब, कहाँ, कैसे, क्यों? एग्जैक्ट, छोड़ ना साले, ऐसा भांडा मत फोड़। सो कहने का मतलब देख, एक लॉजिकल थिंकिंग है ना। आज कहीं पर भी गोवा भी जाने का रहेगा तो प्लानिंग करना पड़ेगा। आज ये क्लास में आना है ना, उसका भी तुम प्लानिंग करते हो। हाँ, कि तू है क्या, तेरे को पूछा रहेगा तू है क्या, तुम दोनों ने दीप मन को पूछा रहेगा, मन तू है क्या। तो कहने का मतलब कोई भी चीज करना रहेगा तो प्लान तो करना पड़ेगा ना। आज अगर मेरे को सुबह को यहाँ पर लेक्चर लेने के लिए भी आना है, मैं बहुत दूर से आता है बेटा, थाने। तो अगर मैं थाना से बोरीवली तक आ रहा है तो देखो क्या लग रहा है, ऐसे ही मेरा आँख खुल गया तो मैं लेक्चर में आएगा, आँख नहीं खुला तो इसकी माँ का, तुम लोग को जो करने का है कर लो। ऐसा तो नहीं होता ना। मेरा भी आज के लेक्चर के बारे में पूरा प्लानिंग कल पूरा हो गया रहेगा। मैं जब भी सोने के लिए गया रहेगा उसके पहले अलार्म रखा रहेगा, फिर मैंने ये सोचा रहेगा अच्छा अलार्म कितने बजे का रखूं, क्योंकि अगर मुझे ट्रेन से आना है तो मुझे अलार्म 5 बजे का रखना पड़ेगा। 5:30 बजे निकलूंगा, 5:45 बजे निकलूंगा, तब जाकर यहाँ पर 7, 7:15 को पहुंचूंगा, 7:30 का लेक्चर लूंगा। अब तुझे लगता है मैं इतना मेहनत करने के इरादे में है कि सुबह को 5 बजे उठूं? तो मैंने अलार्म रखा था 5:40 का। तो तुझे क्या लग रहा है मैं अब ट्रेन में आया है? तू सोच, 5:40 को उठ के 7:30 के लेक्चर के लिए मैं पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच सकता है दोस्त। 40 मिनट्स तो तैयार होने को मैं नहा धोकर आया, आई शपथ, सुन ले। हाँ, तो अगर मैं घर से 6:20 को निकलेगा तो मैं बोरीवली 1 घंटे के अंदर ट्रेन में तो नहीं आएगा। सो बेसिकली आई हैव कम वाया ऑटो रिक्शा, थाना से लेकर इधर तक। हाँ, 400 घर बिक जाएगा तेरा, हंस मत चले। सो कहने का मतलब बिकॉज अच्छा अभी तू सोचता रहेगा कि 400 मतलब बजट भी तो होना चाहिए ना। तेरे दिमाग में तुरंत आया ऐसा कहा मैं तो ना कर पाऊँ,
क्योंकि आज तू वो लेवल पर है जहां पर शायद 400 तेरे लिए एक्सपेंसिव है, पर भाई मैं तो तेरे को स्टार्ट में ही एक डायलॉग मारा, मैं कितने साल से पढ़ा है, तो साला मेरे पास थोड़ा तो रहेगा, तो उड़ा सकता है थोड़ा। सो जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो पहले तो अपने को ये प्लान करना पड़ेगा कि किधर जाना है, कितने बजे जाने का। अभी तू मेरे को बता, टिकुजीनी वाड़ी बोला ये, अभी टिकुजीनी वाड़ी जाने के लिए भी अपने पास दो ऑप्शन है। कैसे दो ऑप्शन है? या तो अपन जा सकते हैं ट्रेन से, या तो अपन जा सकते हैं रोड से। हाँ रोड मतलब अभी मैं बस क्यों नहीं बोल रहा, उसका रीजन बोलता हूँ। अपन सब लोग इंडिविजुअली गाड़ी में जाएगा क्या? हाँ मस्त है, पानी चाहिए सिर्फ, हर एक जन के लिए इंडिविजुअल गाड़ी है। अभी मैं तो आया ना रिक्शा में, तो ऐसा तेरे लिए एक अलग गाड़ी, तेरे लिए एक अलग गाड़ी, तेरे लिए एक अलग गाड़ी, पॉसिबल है कि नहीं है? पर अगर ऐसा गाड़ी चाहिए, वो भी इंडिविजुअल चाहिए, तो पैसा भी वैसा लगेगा। है क्या औकात? नहीं। अच्छा ट्रेन में जाना है, ट्रेन में जाने है मतलब यहां से तेरे को जाना पड़ेगा दादर, दादर से तेरे को ट्रेन चेंज करना पड़ेगा थाना, थाना से उतर कर तेरे को करना पड़ेगा ऑटो या तो बस। तो उसके लिए अगर तुझे वहां पर 10 बजे पहुंचने का रहेगा तो यहाँ से तेरे को कम से कम 6:30-7 बजे निकलना पड़ेगा, मिनिमम बोल रहा हूँ। तो तेरे को लग रहा है ये फीजिबल है कि साला 10 बजे के लिए मैं 7 बजे उठूँ और 4 अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लूँ, इधर से स्टेशन तक पहुँचो, स्टेशन से लेकर ट्रेन में दादर तक, या मेट्रो में जाने का रहेगा तो मेट्रो में, ये भी एक ऑप्शन है। पर तेरे दिमाग में सबसे पहला आंसर क्या आया था? बस। क्यों? क्योंकि सर मज़ा तो सबके साथ आता है। अभी पिकनिक पे जा रहा है, इंडिविजुअल जाएगा मज़ा नहीं आएगा। अच्छा पिकनिक में पहुंचने के लिए ही अगर तू थक गया तो भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेन में जाएगा तो सुबह को तो तेरे को मालूम है अपना मुंबई लोकल वड़ा पाव है, मतलब तू कैसे निकलेगा, किस तरीके से बाहर आएगा वो तुझे भी नहीं पता है। सो कहने का मतलब तेरे ऑप्शंस को तेरे को क्या करना पड़ेगा? इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो तुम लोग मेरे को सब लोग बताओ, विच इज द बेस्ट मोड फॉर अ पिकनिक? बस में जाने का। अच्छा अभी बस में जाने का रहेगा तो क्या अपने को टिकुजीनीवाड़ी के लिए 7 बजे निकलने का जरूरत है? भाई तू 8 बजे भी निकल तो भी तू टिकुजीनीवाड़ी पहुंच जाएगा, क्योंकि टिकुजीनीवाड़ी घोड़बंदर रोड से इज नॉट इवन 45 मिनट्स। उसमें तेरे को चाहिए तो फाउंटेन के इधर सुसु ब्रेक भी ले लेना, हाँ वो भी तो करना पड़ेगा ना। अच्छा अपना प्लान क्या? अभी तू मेरे को बता, 1 घंटे के डिस्टेंस के लिए ब्रेक लेना जरूरी है क्या? नहीं। पर क्या पता कोई अभी भी रहेगा, मैं मीमो को पैंट्स, मतलब किसी को अगर आ गया तो प्लान कैसा होना चाहिए? रिजिड होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए? कि भाई अगर किसी को भूख लग गया, कि भाई अगर किसी को वॉशरूम जाने का है तो भाई अपन रुक सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा। अच्छा आज अपन पिकनिक प्लान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एंजॉयमेंट, तो दैट इज योर टारगेट। फिर तेरे को क्या सेट करना पड़ेगा कि प्रायोरिटी क्या है? तेरे को एंजॉयमेंट के लिए एक्चुअली जाना किधर था? वाटर पार्क। तेरे को एंजॉयमेंट के लिए किधर जाने का था? भाई बोलता है गोवा। पर बेटा तेरा अकेले का तो नहीं सोचना है, अपने को तो सबका साथ सबका विकास करना है। तो अगर सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहिए, तो प्रायोरिटीज होना चाहिए, बराबर है कि नहीं है? तो प्रायोरिटीज होना चाहिए, टारगेट्स होना चाहिए, किस तरीके से हम करने वाले हैं, ये एक माइक्रो लेवल पर बात हुआ। आज अपन गिनकर 24-25 लोग हैं। अपना देश 145 करोड़ भाई। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अपन ने चाइना को भी बीट कर डाला है। वी आर द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव, वी आर द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पहले चाइना आगे था, फिर इंडिया था। ऐसा बोलते हैं हिंदी चीनी भाई 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 में कंपटीशन हो गया, इंडिया का ईगो हर्ट हो गया, अपना पॉपुलेशन 145 करोड़ हो गया। चाइना इज समवेयर अराउंड 142 करोड़। एवरी 8 सेकेंड्स अ चाइल्ड इज बॉर्न। एवरी ए आया हर 8 से 10 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है। तो आज तू मेरे को बता, जब अपने कंट्री के बारे में प्लानिंग करने का रहेगा तो देखो क्या लगता है, प्लानिंग बहुत छोटे लेवल पर होता रहेगा कि बड़े लेवल पर? अच्छा इंडिया के अंदर अगर प्लानिंग करने का रहेगा तो क्या प्लानिंग करना जरूरी है? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू प्लान? अभी प्लानिंग करने का तुम लोग बोला। अच्छा तो देश के अंदर लोग रहते हैं, लोगों को क्या चाहिए? खाना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, नेसेसिटीज चाहिए, कंफर्ट्स चाहिए, लग्जरी चाहिए। और कहना से ये सब को हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोलते हैं? गुड्स एंड। सो कहना से 5 सवाल आते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू,
व्हेन टू डू, वेयर टू डू, विथ whom टू डू. अरे प्रोडक्शन, अबे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तू अलग प्रोडक्शन सोच रहा है. अच्छा, देश में तुम लोग ने मेरे को क्या बोला था स्टार्ट में, किसी ने एक वर्ड यूज किया था, देश के लिए क्या चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए. क्या बोला, देश के लिए क्या चाहिए. तो अभी तुम्हें को एक बात सोच के पहले तो बता, एक जन को तो पता ही होना चाहिए पर दूसरे लोगों को भी पता होना चाहिए व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. बहुत बार सुना है, चैप्टर नंबर 1 में तो डिस्टिंग्विश बिटवीन भी पढ़ा है. करेक्ट. चेंज इन रियल नेशनल इनकम, मेरे को नेशनल इनकम ही नहीं समझ में आता है. सिंपल भाषा में बताना. सो कैन आई से इकोनॉमिक ग्रोथ इज नथिंग एल्स बट द राइज इन आउटपुट. आउटपुट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा. आउटपुट कम तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी. तो अगर मेरे को देश के बारे में प्लानिंग करने का रहेगा तो मेरे को कुछ सवाल करने पड़ेंगे. सबसे पहला सवाल क्या आएगा, व्हाट क्या, पूरा बोलो. व्हाट टू डू बोलते नहीं रे, व्हाट टू प्रोड्यूस ना. क्या कर रहे अपन, आउटपुट. तो आउटपुट खुद ब खुद आएगा कि प्रोड्यूस करना पड़ेगा. सो कहना से सबसे पहला सवाल क्या आएगा, व्हाट टू. चलो तुम लोग मेरे को बताओ, व्हाट शुड वी प्रोड्यूस, goods and services. But there are two types of goods and services. What are the two types of goods and services? मस्त, जो भी बोला परफेक्ट बोला. एक कैपिटल गुड्स और एक कंज्यूमर गुड्स. बराबर ना, याद आया, वेरी गुड. तो आज मेरे को बता, इस क्लासरूम के अंदर तुझे प्रोजेक्टर दिख रहा है, एसी दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, लैपटॉप, पेन टैब दिख रहा है, ये सारे गुड्स कंजम्पशन के लिए है कि प्रोडक्शन के लिए. अच्छा, कौन कंज्यूम कर रहा है. अच्छा, तू कंज्यूम कर रहा है ये. अच्छा कंजम्पशन हो रहा है, आई एग्री. बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंजम्पशन. डोंट यू थिंक दैट इन दिस क्लासरूम देयर इज अ सर्विस विच इज प्रोड्यूस्ड. तो तेरे को क्या लगता है, ये जो लैपटॉप है या ये जो कैमरा है, ये कंज्यूमर गुड है कि ये कैपिटल गुड है. मशीनरी इज अ कैपिटल गुड. पर तेरे हाथ में जो घड़ी है वो कंज्यूमर गुड है. तूने जो चश्मा पहना है वो कंज्यूमर गुड है. मेरा मोबाइल फोन कौन सा गुड है, कंज्यूमर गुड है, क्योंकि मैं वो कंज्यूम कर रहा है, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन. सो जो भी चीज प्रोडक्शन के लिए यूज होती है वो कौन सा गुड, कैपिटल. उसमें भी कौन सा गुड आएगा, मशीनरी आएगा, टूल्स आएगा, इक्विपमेंट्स आएगा. पर जो बैग है तेरा वो कंज्यूमर गुड. जो घड़ी है तेरा वो तेरा कंज्यूमर गुड. जो वॉलेट है तेरे पास वो तेरा कंज्यूमर गुड. सो बेसिकली पहला सवाल क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस. सो कहना इसे प्रोड्यूस तो अपने को दोनों करना चाहिए. तुम लोग मेरे को ना बोलोगे तो भी चलेगा. तुम लोग सोच के बताओ, क्या कंट्री के अंदर कंज्यूमर गुड और प्रोड्यूसर गुड एक ही होना चाहिए कि दोनों होना चाहिए. पर दोनों के लिए रिसोर्सेज है क्या. इसका मतलब कहना है इसे डिसीजन लेना पड़ेगा. या तो कंज्यूमर गुड या तो दोनों बनाएंगे, पर किसी का क्वांटिटी तो किसी का क्वांटिटी. तो अब मेरे को बता, इंडिया जैसा कंट्री किस पर फोकस करता है, कैपिटल पे करता है कि कंज्यूमर पे करता है. कंज्यूमर गुड पे करता है, क्योंकि अपन है ही इतने. क्योंकि अपना तो बेसिक वांट्स भी सेटिस्फाइड नहीं है ना. क्या आज अपने कंट्री के अंदर हम लोग पॉवर्टी को बीट कर पाए हैं. मतलब कहने से दैट बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैव नॉट बीन फुलफिल्ड. सो अ कंट्री लाइक इंडिया फोकसेस मोर ऑन अ कंट्री लाइक यूएसए, कैपिटल गुड्स, डेवलप्ड कंट्री है. उनका बेसिक नेसेसिटीज जो भी है, रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ, एजुकेशन, वाईफाई, ये सब उनके पास अवेलेबल है. सो आज अपने कंट्री के हिसाब से अपने को ये डिसीजन लेना पड़ेगा. सो क्या एक ही सवाल है, क्या देश को सिर्फ इतना ही डिसाइड करना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, नहीं, और क्या, व्हेन टू प्रोड्यूस आएगा, वेयर टू प्रोड्यूस आएगा. पर उसके पहले एक और सवाल आएगा, हाउ टू प्रोड्यूस. इसका मतलब मेरे को नहीं समझ में आया. हाउ टू प्रोड्यूस, इतनी हाउ टू प्रोड्यूस मतलब बनाओ. हाँ, तो यही तो सवाल है, कैसे बनाना चाहिए. दो तरीके होते हैं इसमें भी. वापस कोशिश करो आंसर देने का, नहीं आएगा तो मैं तो यही. हाउ टू प्रोड्यूस, देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. या तो यूज
लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। सो कहना है इसे या तो लेबर इंटेंसिव या तो कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब जिसमें लेबर काम करेगा, और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब जिसमें मशीनरी काम करेगा। सो इंडिया जैसे कंट्री में तुझे क्या लगता है, क्योंकि अपने कंट्री के अंदर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है, प्लस पॉपुलेशन तो अपने पास पड़ा ही है, तो वो अगर अनयूटिलाइज रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। क्या अपने को अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का है कि कंट्रोल करना है? तो इंडिया जैसे कंट्री के अंदर वी शुड फोकस ऑन डैश टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव। बट यूएस जैसा कंट्री रहेगा तो, क्योंकि अपने जिसके पास जो ज्यादा होता है वो उसका इस्तेमाल करेगा। इंडिया के पास ज्यादा क्या है? लेबर। यूएस के पास ज्यादा क्या है? कैपिटल, मशीनरी, कैश, फाइनेंस। चल, तीसरा सवाल क्या आया? तो किसी ने मेरे को बोला व्हेन टू प्रोड्यूस। ए हाँ की ना, व्हेन मतलब कहने से इट इज रिलेटेड टू टाइम। चौथा सवाल क्या था? वेयर टू प्रोड्यूस। तो इंडिया के अंदर अगर मैं तेको बोलूं वीट प्रोड्यूस करना है, तो वीट प्रोड्यूस करने के लिए मॉनसून सीजन के पहले अपने को सो करना पड़ेगा, सो फिर हार्वेस्ट, हाँ फिर मानसून, ऐसा। सो कहना है इसे व्हेन टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज विथ whom टू प्रोड्यूस। विथ टू हो गया, ए विथ whom का मतलब किसके साथ? इसका मतलब ये पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाएगा कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी बनाएगा? जैसे कि इंडिया के अंदर रेलवेज वो पब्लिक सेक्टर के अंदर है, पर मेट्रो गलत, पीपीपी है, जॉइंट है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। सो कहने का मतलब जब भी कम हम प्लानिंग करते हैं तो कुछ सवाल खड़े होते हैं। क्या प्लानिंग एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि प्लानिंग एक डेलिब्रेट एफर्ट है? डेलिब्रेट है, जानबूझ के प्लान करते हैं ना। तुम लोगों ने भी पहले प्लान किया ही ना कि आज का लेक्चर अटेंड करना है कि नहीं करना है। इट इज अ डेलिब्रेट एफर्ट। सो प्लानिंग इज ऑलवेज डेलिब्रेट एफर्ट टू अचीव योर एंड गोल्स, टू अचीव योर एंड। एक इकोनॉमी के लिए गोल क्या होना चाहिए? अपन इंडिया में रहते हैं तो तेको क्या लगता है इंडिया के अंदर कुछ 4-5 गोल्स क्या होना चाहिए? सबसे पहला गोल तो मैंने लिखा हुआ है कि इंडिया को क्या मिलना चाहिए? इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसा तुम लोग मुझे बताओ ना, और 4-5 ग्रोथ और 4-5 पॉइंट्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, पॉवर्टी कम होना चाहिए, आई एग्री विथ यू, अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए, और क्या कम होना चाहिए? बराबर है, दोनों पॉइंट सही है। पॉपुलेशन कम, हाँ, हेल्दी पॉपुलेशन कम लाइफस्टाइल, होना ओके आई चाहिए। एग्री विथ यू। कुछ और बोल, ये सही है, जवाब है, इनकरेक्ट नहीं है, पर मुझे कुछ और भी चाहिए। पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी होना चाहिए। कहने से ये सब तो सोशल प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं, मुझे थोड़ा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। अभी जैसे कि पॉवर्टी बोला, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट बोला, वो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो मुझे थोड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बोलना। और क्या है एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? क्या? मस्त, पर कैपिटल इनकम कम, आइला लफड़ा हो जाएगा फिर तो। तुम तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो स्टैंडर्ड ऑफ दोस्त। सो लिविंग। कैन आई से दैट एब्सोल्युटली करेक्ट आदित्य एंड आरुष, जीडीपी बढ़ना चाहिए। पर कैन आई से जीडीपी बढ़ने का मतलब राइज इन आउटपुट, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, प्राइसेस क्या होने चाहिए? प्राइसेस बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, कि स्टेबिलिटी चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। सो कहना है से इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के प्रोसेस में कुछ सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हेन एंड वेयर टू प्रोड्यूस। ये सब जो मैं बोला ये मेरे मन का भावना नहीं है, ये सब डेफिनेशंस है। एक आदमी था जिसका नाम था H.D. डिकिंसन। अभी मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है यहाँ पर, बट इफ यू सी देर आर कपल ऑफ डेफिनेशंस विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एट द वेरी स्टार्ट इटसेल्फ। एक बारबरा वुटेन करके आंटी है, फिर एक H.D. डिकिंसन नाम का आदमी है। देख, H.D. डिकिंसन नाम के आदमी के अंदर वो लोग ने दिया रहेगा इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ डेलिब्रेट प्रोसेस ऑफ व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, विथ हुम टू डू, ऐसा करके कुछ तो दिया रहेगा। ये बराबर है क्या? सो वो डेफिनेशन कवर हो गया। फिर देख थोड़ा नीचे जाएगा तो एक बारबरा वुटन नाम का भी डेफिनेशन रहेगा, दिखा है क्या? मेरे को भी एक टेक्स्ट बुक देना ना जरा, सो दैट। तो तू क्या करेगा फिर? ये तू उधर उसके साथ बैठ जा, है ना? चल।
तो एक जन दे दो कोई। गांजा गांजा सस्ते नशे। सो पेज नंबर 64, पहला ही मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अंडरलाइन करना, तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ टाइम बाउंड प्रोग्राम। अंडरलाइन कर भाई। अच्छा, टाइम बाउंड प्रोग्राम टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव्स विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। तीन चीजों का अंडरलाइन करना है। प्लानिंग क्या है बेटा? इट इज टाइम बाउंड। दूसरा, टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव्स। और तीसरा, विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है तो सामने तेरे पास रिसोर्सेज भी तो अवेलेबल होना चाहिए। क्या पता ये गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है, उसमें नहीं है क्या डेफिनेशंस? होना चाहिए। नहीं है? नहीं है क्या? हाँ, मतलब इसीलिए मैं होना ही चाहिए बेटा, क्योंकि भले ही वो नोट्स कहीं का भी हो, बनाने वाले तो हम ही थे ना। तो अंडरलाइन कर बेटा। ये अगर तू लिख कर आया ना तो ऑटोमेटिकली तेरे एग्जाम के अंदर जहां पर तेरे को 2 मार्क्स मिलने वाला रहेगा, वो 4 मार्क के आंसर के अंदर ऑटोमेटिकली 3 या 3.5 मार्क्स मिलेगा। 3 चीज अंडरलाइन करना है। पहला वाला डेफिनेशन के अंदर टाइम बाउंड दिखा, नहीं दिखा तो बोल, मैं थोड़ा और स्लो जाता हूं। दूसरा चीज सर्टन ऑब्जेक्टिव्स, उसी के अंदर वही डेफिनेशन के अंदर रहेगा। इसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मेरे को समझ ही नहीं रहा है। कर लिया ना, ठीक है। अच्छा, कैन यू फाइंड H.D. डिकिंसन वाला डेफिनेशन? वेरी गुड। H.D. डिकिंसन के अंदर देख, इट इज what and how much to be produced। दिखा क्या? how, when and where it is to be produced, to whom it is to be allocated। ये देख, अगर तू देखेगा तो 4-5 सवाल आ गया, बराबर है। सो what to produce, how to produce, when to produce, where to produce and to whom it is to be allocated। और ये सारा डिसीजन लेने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ऊपर ऊपर से कि डिटेल्ड। तो जैसे अपन ने आज क्लास में डिस्कस किया, तो पहले अपना प्लान था वाटर पार्क का, फिर किसी ने बात किया गोवा का, फिर अपना फाइनल हुआ टिक्कू जिनीवाड़ी। तो अपना तो थोड़ा कम लोग थे, इसके लिए सर्वे भी छोटा था। बट नेशनल लेवल पर सर्वे करने का रहेगा तो ऊपर ऊपर से उड़ा सकता है कि इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा। इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा। थर्ड डेफिनेशन देख, बारबरा वुटेन करके रहेगी। प्लानिंग इज कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट। कॉन्शियस मतलब खुद से, और डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर। चॉइस ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज बाय सम पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या होगा यहां पर? प्लानिंग कौन करता है? गवर्नमेंट। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग करने के लिए इंडिया के अंदर क्या रखा था? प्लानिंग कमीशन। तू देख, ये 10 के 10 पॉइंट मेरे कवर हो गए जो तेरे टेक्स्ट बुक के अंदर है इन द नेक्स्ट आंसर। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग? ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? चल, सबसे पहला पॉइंट क्या आया? सेंट्रल, इंडिया के अंदर सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी 1950 में आया था बाय द नेम ऑफ प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट वाला देख, वी नीड टू डू अ, नेक्स्ट वाला देख, वी नीड टू डिटरमाइन आवर, कैन आई से पिकनिक का ऑब्जेक्टिव क्या था? मजा। पर इकोनॉमी के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या था? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी बढ़ाना है, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है, प्राइसेस में स्टेबिलिटी चाहिए। ये सारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है जिसको हमको अचीव करना है। नेक्स्ट वाला देख, यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स। डू यू थिंक रातों रात पॉवर्टी उड़ जाएगा? तो अगर पॉवर्टी को दूर करना है तो पॉवर्टी को क्या, अच्छा एक सवाल है, अपने देश के अंदर एक नारा लगता है, गरीबी हटाओ कि गरीबों को हटाओ? एग्जैक्टली। तो गरीबी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाह गलत जवाब। हाँ करेक्ट है, बट तेरे को अगर
you want to eradicate poverty, what are the measures of eradicating poverty? How will we eradicate poverty? प्लान करना पड़ेगा, तेरा बात सही है, पर क्या प्लान करूं वो तो बोल. जैसे कि मेरे को अगर टिकुजिनी वाड़ी जाना था तो मैंने प्लान किया इधर से बस में जाएंगे, फिर उधर अपन ब्रेक लेंगे फाउंटेन होटल पे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ऐसा प्लान किया ना. तो अगर मुझे अपने कंट्री के अंदर पॉवर्टी को कम करना है तो मैं क्या प्लान करूं? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का है, मतलब प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा, एजुकेशन देना पड़ेगा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, लिटरेसी रेट बढ़ाना पड़ेगा. ये सब मैं जब करेगा तो मेरा एंड गोल अचीव होएगा ना. तो देख टारगेट्स रखने पड़ेंगे तब जाके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे. ये तुम्हारे साथ भी हुआ है 10th स्टैंडर्ड में. 10th स्टैंडर्ड में तुम सब लोगों ने सोचा था जी तोड़ डालकर मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, दिन का 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई करेगा. नहीं, ज्यादा हो गया सॉरी. बट ऐसे कुछ लोग तो होंगे जिसने सोचा रहेगा कि नहीं यार 10वीं के अंदर मेरे को. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल एक्चुअली वांटेड 90% इन योर 10th? सबको चाहिए था, करेक्ट. अच्छा, सबको चाहिए था तो कहने से तेरा ऑब्जेक्टिव था 90%. तो उसके लिए तूने कुछ एफर्ट्स भी लेने चाहिए. लिया नहीं लिया वो अलग बात है. लिया बोलता है ये कौन सा कॉलेज में था तू? इसने लिया भी रहेगा, छोड़. सो ये के एनएल वाला किधर है? हाँ. तो कहना से तेरा जो भी ऑब्जेक्टिव था वो अचीव करने के लिए तूने दिन रात मेहनत किया. अच्छा, मेहनत करने के बाद तेरा जो पहला एग्जाम हुआ ना, तेरे को आया 50%. कोई था ऐसा जिसने टारगेट तो 90 किया था पर उसको आया 50, 60, 70%? ऐसे बहुत अपन प्लानिंग तो बहुत कुछ करते रहे दुनिया में. अपना प्लान तो किधर का किधर है, पर अपन एक्चुअली में अचीव थोड़ी करता है. अच्छा, अब तूने ये करने के बाद क्या रियलाइज किया? तूने टारगेट कितना किया था, तेरा ऑब्जेक्टिव कितना था 90, पर तेरे को आया कितना? फॉर एग्जांपल 60. तो अभी अरे एग्जाम्पल है रे, 60 पकड़, 70 पकड़, तेरा जो भी एग्जाम आया रहेगा. मेरा एक सवाल है, तू उसका जवाब दे. पहले तूने प्लान किया था कि तेरे को 90 आया क्या? मतलब 90 से कम आया. सो आई एम अज्यूमिंग कि तेरे को कितना आया? 60 आया. अभी अगर तेरे को 60 आया मतलब जो तूने प्लान किया था वो सही किया था कि कुछ तो झोल लफड़ा था, झोल था. अभी झोल था तो क्या करना पड़ेगा? इवेल्युएट करना पड़ेगा कि मैंने कहाँ गलती की. तूने तेरा पेपर्स देखा तो देखो पता चला तेरा हिस्ट्री में तो डांडा गुल पूरा साल. बेटा तेरे माँ बाप तो अभी छोड़, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है. सर, इज इट फाइन इफ आई लर्न फर्स्ट एंड थर्ड डेफिनेशन, एड स्किप द एंड? अबे हाँ, तेरी मर्जी है. पर वियान, HD डिकिंसन का ही तो डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है. सो यू स्टडी सेकेंड एंड थर्ड, स्किप द फर्स्ट वन. है ही नहीं बोलते. कौन सा वाला? एग्जैक्टली, अकॉर्डिंग टू HD डिकिंसन और बारबरा वुटन. पहला वाला तो डेफिनेशन भी नहीं बोल सकते, वो मीनिंग में आएगा. जाने दे. ये अभी तक सोच ही रहे. क्या ठंडी लग रहा है? अच्छा, और तू? हाँ, हॉट है ना तू. तो अच्छा, तुम लोगों ने ये रियलाइज किया रहेगा कि भाई मेरे को चाहिए था 90%, मेरे को आया 60%. पेपर चेक किया तो तेरे को रियलाइज हुआ कि तेरा हिस्ट्री में डंडा गुल हो गया. मतलब तेरे को हिस्ट्री के अंदर एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे. सो देख, अपने को प्रायोरिटीज सेट करना पड़ेगा, अपने को टारगेट सेट करने पड़ेंगे. जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उसमें मुझे ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, तब जाके मैं मेरा स्कोर बढ़ाएगा. वैसे ही इंडिया के अंदर भी अगर अपना टारगेट है कि अपने को पॉवर्टी को हटाना है तो रातों रात तो नहीं हट सकता है. उसके लिए अपने को प्रायोरिटीज सेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम पॉवर्टी को मिटा सकते हैं. आर वी क्लियर विद दैट? चल नेक्स्ट वाला पॉइंट देख. फॉर अचीविंग टारगेट्स एंड अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव्स अपने पास क्या करना पड़ेगा? रिसोर्सेज का वेस्टेज करना पड़ेगा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा? सो देख, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कैसे चलाना है, किस दिशा में पैसों का इस्तेमाल करना है. अच्छा, आज अगर मैं तेरे को बात करूं इकोनॉमी लेवल पर, तुम लोग ये बात समझ पाएगा. कोई भी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते? 3. कौन से 3? एग्रीकल्चर को बेटर लैंग्वेज में प्राइमरी, इंडस्ट्रीज मतलब सेकेंडरी. 3 सेक्टर होते हैं ना दोस्त, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड
तो कहना है इसे गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा रहेगा सारा प्राइमरी में डाल देना चाहिए, सारा टर्शियरी में डाल देना चाहिए, कि उसको प्रॉपरली मोबिलाइज करना चाहिए। और वो डिपेंड किस पे करेगा? अपने प्लान पर। सपोज कर अगर कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी एग्रीकल्चर पे फोकस करता है तो वो अपना ज्यादा रिसोर्सेज किधर एलोकेट करेगा? एग्रीकल्चर। मोदी जी का गवर्नमेंट को लगता है कि एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस करता है, सर्विस सेक्टर पे ज्यादा फोकस करता है, कि इंडस्ट्री पे करता है? कहना है आज के डेट में इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, मतलब इंडस्ट्रीज पर फोकस ज्यादा है। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर में मोबिलाइज होएगा। सो जो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा उसके हिसाब से वो लोग रिसोर्सेज को क्या करेंगे? एलोकेट करेंगे। क्या बोलेंगे? एलोकेट। एलोकेट का मतलब ही क्या होता है? मोबिलाइजेशन। अच्छा, प्लानिंग कैसा होना चाहिए? अपन ने प्लान का एक पीरियड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि आई इंडिया के अंदर पॉवर्टी को रिमूव करना है। इज दिस बेटर? ये तू जो बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, रिमूव करना है, ये बात तो सही, पर पिछले 75 साल में तो नहीं किया। तो एक टाइमलाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका मतलब कहना है इसे कोई भी प्लान बनाओ तो उसका एक प्लान पीरियड होना चाहिए। कोई भी प्लान का क्या होना चाहिए? प्लान पीरियड। देख नेक्स्ट पॉइंट वही रहेगा, प्लान पीरियड नाम का। बोलना, कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, वी नीड टू इवैल्यूएट अ प्लान। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट तो करना ही है, और साथ में देखना है कि जो हम लोग ने प्लान किया है क्या उस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिव्यू करना है। उसके बाद देख क्या प्लानिंग टेम्पररी प्रोसेस है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अच्छा, एक बार हो गया, एक पिकनिक में थोड़ी ना तुम्हारा मन भरेगा। अभी जैसे एक पिकनिक खत्म होता है तुम लोग बोलता है कि चल ना आप सर अभी है ना अपन मार्च अप्रैल में भी कुछ प्लान करते हैं ना। अच्छा करो। वैसे ही इंडिया के अंदर भी जब देश का प्लानिंग करने का रहेगा तो एक साल के लिए करके छोड़ थोड़ी देना है। तो जो प्लानिंग कमीशन था वो कितने साल के लिए प्लान करता था? 5। हाउ मेनी ईयर्स? सो 5 ईयर प्लानिंग होता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देख, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू कोऑर्डिनेशन। अच्छा, अगर अपने को पिकनिक पर जाने का रहेगा तो तेरे को नहीं लगता है कि अगर मेरे को यहाँ से सुबह को 8 बजे निकलने का है तो 7 बजे वो बस वाले को फोन करके पूछना पड़ेगा भाई किधर? अच्छा, बच्चे लोग को बोलना पड़ेगा कि भाई तुम लोग किधर? अच्छा, उसमें से अगर 1-2 डैश निकले जो पक्का निकलेंगे, वो लोग टाइम पर नहीं आए तो मेरे को उनको छोड़कर चले जाना चाहिए कि वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। सो कोई भी प्लान करेगा तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और अगर किसी को बीच में टिडिंग टिडिंग या ये नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब प्लान में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए। है 1 ही घंटे का लेक्चर, 1 ही घंटे का रास्ता, मैंने उसके अंदर नहीं सोचा था कि अपन वॉशरूम ब्रेक लेंगे, पर अगर किसी को लगा है, किसी को अगर जाना है तो ब्रेक लेना पड़ेगा। आज इंडिया के अंदर भी जब बड़े लेवल पर प्लानिंग होता है तो एक बार अगर प्लान बन गया तो क्या वो पत्थर की लकीर है उसको ही फॉलो करे ये जरूरी है क्या? नहीं, क्योंकि प्लान्स के अंदर थोड़े बहुत ऑल्टरेशंस, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करने पड़ सकते हैं, नीड बेस्ड। अच्छा, प्लानिंग इंडिया के अंदर पहले कौन करता था? प्लानिंग कमीशन। अब यही प्लानिंग कमीशन हट गया बेटा, और उसकी जगह पर एज ही राइटली सेज आया एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है नीति आयोग। नीति, हिंदी में नीति का मतलब समझता है तेरे को? नहीं। नीति हिंदी में क्या होता है? नीति डिसीजन थोड़ी होता है। नीति का मतलब प्लान होता है। नीति बनाना, नीति बनाना मतलब प्लान बनाना, स्ट्रैटर्जी बनाना। नीति का मतलब अगर मैं तेरे को बताऊं तो एक स्ट्रैटर्जी है। सो नीति आयोग क्या है? एक थिंक टैंक है। क्या वर्ड यूज किया मैंने नीति आयोग के लिए? एक थिंक टैंक। सो नीति आयोग इज द थिंक टैंक ऑफ द कंट्री। अब प्लानिंग कमीशन में क्या होता था मालूम है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता था, स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करता था। क्या बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तू मुझे बता क्या ये अप्रोच सही है? क्यों नहीं? सही है ना। सेंट्रल पप्पा डिसाइड करेगा, बच्चा फॉलो करेगा। एग्जैक्टली। बच्चे को जो चाहिए वो सेंटर को कैसे पता चलेगा? तो सेंटर, स्टेट सेंटर को बताता तो है, पर अगर सेंटर मतलब पप्पा अगर सुनेगा नहीं तो अच्छा लगता है कि फील्स निग्लेक्टेड, बुरा लगता है। इसीलिए नीति आयोग का कॉन्सेप्ट ही क्या है कि इट इज नॉट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट बट ऑल्सो द स्टेट गवर्नमेंट, बोथ गवर्नमेंट्स विल पार्टिसिपेट टुगेदर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग
एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल प्लानिंग कमीशन? सेंट्रल प्लानिंग कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेता था, स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करता था। जबकि नीति आयोग का कॉन्सेप्ट क्या है? नीति आयोग बोलता है सबका साथ सबका विकास, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कुछ तो एक वर्ड यूज किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जान दे। कोऑपरेटिव, कॉर्पोरेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्योंकि क्या होता है, सिर्फ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देता है तो उसमें उसका गोल्स अचीव नहीं हो पाता है। तो हर एक आज अगर देश को ग्रो करना है, इंडिया को ग्रो करना है, तो क्या इंडिया के अंदर के 28-29 स्टेट्स को भी ग्रो करना पड़ेगा? तो क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इस कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द गवर्नमेंट्स इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसको नीति आयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। सो नीति का फुल फॉर्म है, पहला तो नीति का मतलब स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी मतलब प्लान। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या बोला फुल फॉर्म नीति का? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये मोदी जी लेकर आए इन द ईयर 2015-16 के आसपास, आफ्टर हिज गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड इन द ईयर 2014। सो नीति आयोग आया। नीति आयोग के बारे में अगर तू देखेगा तो उसका एक स्ट्रक्चर वगैरह दिया है, देख तो कम टू पेज नो। अच्छा, डू यू वांट मी टू डिस्कस FYP 5 ईयर प्लान्स? देख एक टेबल बनाया रहेगा ऐसा, बस ये टेबल करके जाएगा तो बस हो गया। पहला 5 ईयर प्लान एक बार चाहिए तो रिवाइज करवा देता हूं। यस मैडम, यस मैडम। टारगेट्स का मतलब तू परसेंटेज वाला बोल रही है, यू कैन इग्नोर परसेंटेज वाला पार्ट, बट ये जो ऑब्जेक्टिव्स है वो तेरे को करके जाना पड़ेगा। और अगर पॉसिबल हो ना तो 2-3 याद रख के जा। जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का तेरे को याद होना चाहिए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर अपना टारगेट कितना था? 2.1%, पर अपन ने अचीव कितना किया? 3.6। अगर हो सके तो करके जा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तेरे को 2 चीज पता होना चाहिए, व्हाट इज द प्लान पीरियड एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला प्लान में अपन ने किसको इंपॉर्टेंस दिया? एग्रीकल्चर। देख उधर दिखा क्या? प्लानिंग कमीशन कब आया? 1950 में। अपन ने प्लानिंग कब से करना शुरू किया? 1951 से। सो देख 5 साल का प्लान, ये बराबर क्या? सो 1951 से लेकर 5 साल 1956, 1956 से 5 साल 61, 1961 से 5 साल 1966। ये पहले 3 5 ईयर प्लान। पहले में किसको इंपॉर्टेंस दिया बेटा? एग्रीकल्चर। दूसरे में किसको दिया? इंडस्ट्रीज। फिर अपने को लगा दोनों को इंपॉर्टेंस दो, हो गया। सो देख पहला 3 प्लान तो रट्टा भी हो गया रहेगा अभी तेरे दिमाग के अंदर। 1951 से लेकर 56 एग्रीकल्चर, 56 से 61 इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, फिर 1961 से लेकर 66 इंडस्ट्रीज प्लस एग्रीकल्चर। बराबर है क्या? अभी फिर अपन ने लिया थोड़ा सा हौले हौले ब्रेक। क्या लिया? ब्रेक। ब्रेक मतलब एनुअल प्लान्स। सो 1966 से लेकर 1969, देख 3 साल, 66, 67, 60 फाइनेंशियल ईयर होता है ना, तो 66, 67, 67, 68, 68, 69, ये 3 साल अपन ने लिया रोलिंग प्लान्स या एनुअल प्लान्स। बराबर है क्या? फिर वापस 5 साल का प्लान आया। सो 1969 से लेकर 1974, ये बराबर है। 1978 से लेकर 1980, यहां पर है ना एक, मतलब वो लोग ने थोड़ा सा 6 साल ले लिया है। 1978 से लेकर किधर गया? 1974 से लेकर 1979। देख 5th वाला और 4th वाला, 4th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। 5th वाले का क्या था? रिमूवल ऑफ। अगर तू याद करेगा ना तो जब मैंने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाया था यही सारे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात किया था। आर वी क्लियर विद दैट? फिर वापस 2 साल का ब्रेक लिया 1979 और 1980। वहां पर देखो लोग ने क्या दिखा है? प्लान या रोलिंग प्लान्स। बराबर है, मतलब वहां पर अपन ने सिंगल ईयर का प्लान बनाया था। अच्छा, ये सब के पीछे भी रीजंस है। अभी 1966 से लेकर 69 तक, सर कैन दिस? यस इट कैन। सर व्हेन विल वी स्टार्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर CAFC? आई थिंक व्हेन वी स्टार्ट विथ योर 12th स्टैंडर्ड, सो इन द मंथ ऑफ मिड मार्च और अप्रैल। हाँ, सो क्यों अपन ने एनुअल प्लान्स बनाए? क्योंकि 1960 से लेकर 1972 के अंदर इंडिया फॉट 3 वॉर्स। पहला चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ,
फिर बांग्लादेश की आजादी के लिए पाकिस्तान के साथ. So I think one war was in the year 1962, one was in the year 1965, one was in 1971. अब वॉर किया तो सारा जो रिसोर्सिस था वो किधर एलोकेट हो गया? तो देश के ऊपर ध्यान था क्या? इसके लिए ये गवर्नमेंट ने क्या बोला, बेटर टू ब्रिंग एनुअल प्लान्स. क्योंकि फिर क्या हो गया मालूम है, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते. प्लान तो है, साला एग्जीक्यूट होना चाहिए. ऐसा तो तुम लोग ने भी प्लान बना रहेगा, 11वीं के अंदर मैं 80% स्कोर करेगा, मैं दिन का 3 घंटे का पढ़ाई करेगा, मैं कॉलेज में टॉप मारेगा. पर कोई भी प्लान तुम जो करते हो वो अगर एग्जीक्यूट ही नहीं होएगा तो क्या फायदा उस चीज का. सो इससे बेटर ये है कि आप एनुअल प्लान्स बनाओ, इज व्हाट द गवर्नमेंट हैड थॉट. फिर 1978 से लेकर 1980 कहने से वापस गवर्नमेंट ने प्लान्स नहीं बनाया. क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था, है ना, इंदिरा गांधी जी. हाँ, उसके बाद वापस तू अगर देखेगा तो 6th और 7th 5 ईयर प्लान, 5 साल वापस 1980 से लेकर 85, 1985 से लेकर 1990. ऑब्जेक्टिव देख, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ. नेक्स्ट जो तू बोला था एक पॉइंट कि सर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नेक्स्ट वाला पॉइंट, सोशल वेलफेयर एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी हटाओ, गरीबों को नहीं. नेक्स्ट वाला देख, वापस क्या आया, प्लान हॉलीडे, मतलब वापस अपन ने ब्रेक लिया क्योंकि 1991 में हो गया था कांड. 1991 में इंडिया बैंकरप्ट हो चुका था. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला चैप्टर नहीं, इन्फ्लेशन 18% पे पहुंच गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं था, सारे कंट्रीज ने अपने को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, वी वर द सेकेंड लार्जेस्ट इनडेटेड कंट्री. मतलब इन शॉर्ट इकोनॉमिक क्राइसिस था. तो क्राइसिस के टाइम पर प्लानिंग का कोई यूज नहीं था, इसके लिए वापस 2 साल के लिए कुछ प्लान नहीं किया. फिर 1991 में हम क्या लेकर आए, एलपीजी. एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस. नेक्स्ट वाला देख, अभी उसके बाद अपन कभी रुके ही नहीं. 10th 11th 12th 10th प्लान वापस दो, तुमको ईयर्स ही तो ऐड करना है. 1997 से लेकर 2002, 2002 से लेकर 2007, 2007 से लेकर 2012, 2012 से लेकर 2017. पर प्लानिंग कमीशन को तो बीच में से ही निकाल दिया क्योंकि नीति आयोग कौन से ईयर में आया, मतलब कहना है इसे 12th 5 ईयर प्लान पूरा एग्जीक्यूट हुआ था कि पार्शियली एग्जीक्यूट हुआ, और उसकी जगह पर फिर कौन आ गया था, नीति आयोग. सो ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें मेरे को कुछ हेल्प करना है तुम लोगों का, देख ले एक बार पक्का. और मेरा नीति आयोग भी पढ़ा कर तो हो ही गया. सो जो सब अपन ने बोला देख, आ जा उधर, एक पेज टर्न कर, तेको नीति आयोग दिखेगा, उसको थिंक टैंक बोला रहेगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात किया रहेगा, कभी इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में बात हुआ रहेगा. सो नीति आयोग के बारे में अंडरलाइन करना हो कुछ लोगों को तो कर लो. 12th 5 ईयर प्लान ended on 31st March 2017 but was extended by 6 months. Niti Aayog was introduced in the year 2015. दिख रहा है क्या ये सब? हाँ बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, अंडरलाइन भी करना, ये इंपॉर्टेंट है. नीति आयोग का फुल फॉर्म जो ऊपर दिया हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. देख उसके बाद एक हेडिंग दिया रहेगा, थिंक टैंक फंक्शंस. मतलब कहना है इसे, सबसे पहला तो नीति आयोग को क्या बोला है, थिंक टैंक. उसका अंदर एक लाइन या एक वर्ड दिखेगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक के अंदर तो वो लोग ने हाईलाइट करके ही दिया है, दिखा क्या, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. अच्छा, उसका फंक्शंस क्या है, तो टोटल 7 फंक्शंस दिया है. विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया. बोल बेटा, इसमें तेरे को कोई डाउट है, इंडिया का एक विजन का डॉक्यूमेंट बनाया है. तो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तेरे को अगर मोदी जी को थोड़ा बहुत फॉलो करता रहेगा तो एक वर्ड बोलते हैं वो, विकसित भारत 2047. क्योंकि इंडिया को 100 साल का इंडिपेंडेंस खत्म हो रहा है इन 2047. सो विकसित भारत. सो अपना इंडिया का क्या है, नीति आयोग का काम क्या है कि एक डॉक्यूमेंट बनाना है अबाउट द विजन ऑफ वेयर इंडिया वांट्स टू बी. नेक्स्ट वाला देख, अप्रेजल डॉक्यूमेंट ऑफ 12th 5 ईयर प्लान.
क्योंकि 12th 5 ईयर प्लान के बीच में ही नीति आयोग आ गया, तो उसके अंदर जो भी चेंजेस लाना था उसके लिए एक नया डॉक्यूमेंट बनाया जिसका नाम था अप्रेजल डॉक्यूमेंट। फिर नेक्स्ट वाला देख, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग। सो बेसिकली ये सब जो है वो क्या है, फंक्शंस है। अभी इसमें मैं कुछ कर सकता है, मेरा काम इकोनॉमिक्स का पढ़ाने का है, तेरा उम्मीद मेरे से अकाउंट सीखने का रहेगा, तो मैं तेरा फुलफिल कर पाएगा क्या? सो फंक्शंस तो एज इट इज जो है वो पढ़ना पड़ेगा। फार्मर के इनकम को डबल करने का है, वो एक ऑब्जेक्टिव है या वो एक फंक्शन है। दिखा क्या? ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट लेकर आए, लॉन्चिंग प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये सारे नीति आयोग के फंक्शंस हो गए। अच्छा, अभी नीति आयोग का एक कमिटी जैसा है, एक स्ट्रक्चर रहेगा। तो देख 4 स्ट्रक्चर है। सबसे पहला गवर्निंग काउंसिल, दिखा क्या? अच्छा, गवर्निंग काउंसिल के अंदर कौन कौन होते हैं? सीएम दैट इज चीफ मिनिस्टर एंड ऑल द गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ये हो गया अपना गवर्निंग काउंसिल। कहना है सीएम का पोस्ट छोटा पोस्ट है कि बड़ा पोस्ट है? तो उसके अंडर भी कुछ लोग होएगा। देख नेक्स्ट वाला रीजनल काउंसिल, दिखा क्या? तो रीजनल काउंसिल के अंदर क्या आएगा? these would be formed to address specific issues and contingencies impacting more than one state or region. सो गवर्निंग काउंसिल के अंडर आता है रीजनल काउंसिल। फिर और कौन लोग होते हैं जो इस चीज को मैनेज करते हैं? तो देर आर सर्टन स्पेशल इनवाइटीज जिसको गवर्नमेंट इनवाइट करता है। स्पोर्ट्स के फील्ड में सचिन तेंदुलकर को बोल देगा कि भाई तू स्पोर्ट्स को आगे लेकर जा। तो कुछ स्पेशल इनवाइटीज होते हैं जिसको गवर्नमेंट खुद ही इनवाइट करके बुलाता है। तो उधर देख, दीज वुड इंक्लूड एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट्स एंड प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम रेलेवेंट नॉलेज हु विल बी नॉमिनेटेड बाय द, मतलब कौन इनवाइट करेगा? प्राइम मिनिस्टर जी इनवाइट करेंगे कि भाई ये लोगों को नीति आयोग के अंदर इंक्लूड करो। सो पहला कौन सा कमिटी था बेटा? गवर्निंग काउंसिल। दूसरा कौन सा काउंसिल था? रीजनल। उसके अलावा और कौन से लोग होते हैं? और ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क के अंदर देर आर 4 लेवल्स। देख पहला आया चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बोल अभी इसमें मैं तेरे को क्या समझाऊं? इसमें मैं कुछ चेंज कर सकता है कि ये फैक्ट्स है? तो फैक्ट्स को तेरे को याद रखना पड़ेगा कि चेयरपर्सन होता है। चेयरपर्सन कौन होता है? हमेशा पीएम। नेक्स्ट वाला क्या आया? वाइस चेयरपर्सन। जैसे कैप्टन वाइस कैप्टन होता है ना, ये बराबर ना? वैसे ही चेयरपर्सन एंड और दे आर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कितने लोग? 7। कैसे आए? फुल टाइम मेंबर्स 5, पार्ट टाइम मेंबर्स 2। उसके बाद क्या आया? एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। कितने आएंगे? 4। वो कौन नॉमिनेट करेगा? अगेन अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वही करेगा ना। सो 4 मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है वो कौन होने चाहिए? तो वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से होना चाहिए, कोई भी नहीं। क्योंकि सचिन तेंदुलकर कोई यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थोड़ी है, वो तो स्पेशल इनवाइटी है। उसके बाद देयर इज अ सीईओ अगेन टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो ये क्या हो गया बेटा? तेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। क्या है ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क के अंदर? सबसे ऊपर कौन आएगा? चेयरपर्सन के अंडर कौन आएगा? फिर उसके अंडर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एंड फाइनली देयर विल बी अ सीईओ दैट इज द चीफ क्योंकि गवर्नमेंट प्लान कर रहा है पर उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है, तो सीईओ भी रहेगा। आर वी क्लियर विद दैट? हो गया तेरा ये वाला पार्ट। अब उसके अंदर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नीति आयोग? तो पहला क्या आया? शेयर्ड नेशनल एजेंडा। तो क्या कंट्री के अंदर सेंटर और स्टेट दोनों है? तो दोनों का जो आइडियोलॉजी है वो मैच होना चाहिए। सो देख उसके अंदर दिया हुआ रहेगा नेशनल एजेंडा फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर टू इम्प्लीमेंट। दिखा क्या? नेशनल एजेंडा फॉर प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, मतलब कहना है से सेंट्रल और स्टेट दोनों का इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट वाला पॉइंट देख, स्टेट का बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर, मतलब स्टेट का जो भी बच्चे का जो भी रिक्वायरमेंट है वो बाप को कौन बताएगा? नीति आयोग बताएगा। नेक्स्ट वाला डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ये सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या था? जो प्लानिंग कमीशन था बाप डिसाइड करता था, बच्चा फॉलो करता था। अभी ऐसा है कि डिसेंट्रलाइज्ड मतलब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों साथ में,
नेक्स्ट वाला पॉइंट, नॉलेज एंड, कोई भी देश को अगर आगे बढ़ाना है तो तेको नहीं लगता है कि एक तो वो एजुकेटेड होना चाहिए और दूसरा उसके अंदर इनोवेशन होना चाहिए। सो गवर्नमेंट ने नीति आयोग को क्या काम दिया है कि आप नॉलेज को और इनोवेशन को इंपॉर्टेंस दो, इसके लिए एक हब बनाया जिसका नाम क्या बना, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। नेक्स्ट वाला क्या आया, मॉनिटरिंग एंड, अभी जो तूने प्लान किया है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा, और अगर सही नहीं चल रहा है तो उसमें चेंजेस लाना पड़ेगा। सो मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। नेक्स्ट वाला पॉइंट देख, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये सब अपना डिस्कस हो गया एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट। द चैप्टर गेट्स ओवर हियर। और देखो सच बताऊं, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन करके जा, 100% आएगा इफ यू आर इन NM मिठी बाई पोद्दार। A sure short question in your exams, HR also. बाकी सब कॉलेजेस आई डोंट नो मच, पॉसिबिलिटीज तो है। अभी ये वाला अगर तू देखेगा तो देखो प्लानिंग कमीशन क्या है, नीति आयोग क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो समझ में आ जाएगा। अच्छा, तुम लोगों को, बहुत सारे लोगों को कुछ इकोनॉमिक टर्म्स में प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग ने ना एक बहुत मस्त ग्रोसरी भी बना कर दिया है। ये ग्लोसरी के अंदर सारे वर्ड्स का मीनिंग है पूरे टेक्स्ट बुक का। सो देख, एक वर्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अभी जैसे कि तुरंत याद नहीं आता है ना, इट इज ऑन पेज नंबर 71। तो देख कितना मस्त एक्सप्लेन किया है। इट इज अ कॉन्सेप्ट इन विच नेशनल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज in the governance of the people. They work collectively towards solving problem of the nation for its betterment. बोला, अब ये पढ़कर क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मीनिंग क्लियर हो जाता है? ऐसे ही काफी सारे इकोनॉमिक टर्म्स का वो लोगों ने मीनिंग पीछे दिया हुआ है। तो अगर आपको कभी कुछ नहीं समझता है तो आप पीछे चेक करो। फिर भी अगर कोई ऐसा वर्ड है जो तुमको नहीं समझ में आता है तो गूगल बाबा की जय, और अगर उन कोई जगह से नहीं हो रहा है तो प्रीतेश वीरा, यू कैन आस्क मी एज वेल। बोलो, अब इसके अलावा तुमको इस चैप्टर में और कुछ हेल्प चाहिए क्या? सो देख भाई, सबसे पहला तू पूरा नीति आयोग गो थ्रू कर एंड बाकी के लोग पूरा चैप्टर एक बार गो थ्रू करो। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, इफ नॉट यू कैन, आई विल बी आस्किंग वन क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, उसके 10 पॉइंट। पर तू नीति आयोग, क्योंकि तेरा प्रॉब्लम नीति आयोग का था, जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, दे कैन स्टार्ट रिवाइजिंग फीचर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन। ये लेना बेटा, ये ले मेरे को नीचे टेक्स्ट। यू हैव 15 मिनट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। अब देख भाई, नेक्स्ट वीक मैं लेक्चर रखूं कि नहीं रखूं ये तुम लोग ही बताओ, क्योंकि पोर्शन तो खत्म हो गया। ये वाला चैप्टर का भी मैंने पूरा तुम लोगों को समझा दिया है। हाँ, अगर तुमको डाउट सॉल्विंग लेक्चर चाहिए, वी कैन कीप अ डाउट सॉल्विंग लेक्चर, नो प्रॉब्लम। यू इन्फॉर्म मी और यू कैन इन्फॉर्म कल्पेश सर और सर्वेश सर। हाँ भाई, हर्षद मेहता स्कैम भी हुआ था, बट हर्षद मेहता स्कैम वाज, बोलते हैं ना, वेरी माइनर एज कंपेयर टू द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट वी हैड। सो विहान, आई एग्री विथ यू, but Harshad Mehta scam was not a major problem that Indian economy faced as compared to the debt that we had, the inflation rate that we had, the foreign exchange reserves that we had, etc. बराबर है? वो एलोकेट था ना, विथ whom टू एलोकेट और whom टू एलोकेट द रिसोर्सेस। नेचर्स कॉल। तो बेटा, जो भगवान नहीं रोक पाया मैं कैसे रोकूं? जा जल्दी जा। एक बार वो दोनों डेफिनेशन भी गो थ्रू कर लेना इन केस यू हैव डाउट। एक बारबरा वोटन का और एक HD डिकिंसन का। रट्टा नहीं मारोगे चलेगा।
बट एक बार पूरा रीड करना और अंडरस्टैंड करना जरूरी है। नहीं बाय, तो साले बैठना है क्या ऐसा? क्या कितने तेजस्वी लोग हैं। ये देख ये देख ये देख, अभी तू पढ़ना चालू कर, नहीं तो मैं तेरे दिल के अलावा और बहुत सारी चीजों के साथ ऐसा करेगा। तो पढ़। एब्सोल्युटली करेक्ट वियान, बोलना। एक बार हेड पॉइंट पढ़ और उसके अंदर का जो कंटेंट है वो पढ़ और देख तुझे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। देख बाय हार्ट तो नहीं हो पाएगा, आई अंडरस्टैंड, बट रीड द एंटायर आंसर एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आस्क, इफ नॉट देन वी आर डन। सो पढ़ने के आई थिंक 10 पॉइंट को पढ़ने के लिए 10 मिनट तो लगेगा। अंडरस्टैंड करना है बेटा। सी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग देन देयर इज अ प्रॉब्लम नो। क्या कर सकते हैं बेटा, बोल। और भाई तेरे को अगर कुछ हेल्प चाहिए रहेगा नीति आयोग में तो भी मेरे को बता। हंड्रेड परसेंट, क्योंकि अगर इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग और डेफिनेशन ही नहीं पता तो फीचर्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सो एक लिखेगा तो भी चलेगा। चार मार्क के लिए पूछा तो देख, पहला बात तो दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर 4 मार्क्स। दिस क्वेश्चन कैन नॉट कम फॉर 8 मार्क्स बिकॉज 1 पॉइंट जनरली कैरीज हाफ अ मार्क। तो अगर ये 8 मार्क के लिए आ गया तो तेरा लॉटरी है। तो अगर 8 मार्क के लिए आया तो तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे मीनिंग लिखना पड़ेगा, तुझे दोनों डेफिनेशन लिखने पड़ेंगे, तुझे 10 के 10 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, और साथ में थोड़ा बहुत इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में कैसा होता है उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। So, what are the features of economic planning is a 4 mark question. But every answer when you write needs to start with its meaning and a definition if any. So, economic planning क्या है तू यही नहीं समझाएगी तो उसके features क्या है वो कैसे समझेगा। तू दोनों लिखे तो बेटर है, but one will be satisfactory. तो ऐसा नहीं होएगा कि तूने अगर दोनों नहीं लिखा तो तेरा मार्क्स कट होएगा, नहीं ऐसा नहीं होएगा। 1 इज इनफ। एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको 4 में से 4 तो कभी भी नहीं मिलेगा। आपको आउट ऑफ 4 यू विल ऑलवेज गेट 3.5, मैक्सिमम 3.5। यू कैन गेट एनीवेयर बिटवीन 3.5 मार्क्स। तूने अगर आंसर अच्छे से लिखा रहेगा तो यू कैन स्कोर 3.5, बट यू विल नेवर स्कोर 4 on 4। जनरल डिडक्शंस बोर्ड का रूल है ये। जैसे कि तू अगर देखेगा कोई भी थियरी सब्जेक्ट के अंदर 100 on 100 नहीं मिलता है लैंग्वेजेस के जैसा। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। सो 8 मार्क में से भी आधे मार्क से 1 मार्क का डिडक्शन होता है। 7 7.5 भी मिलता है इफ योर आंसर इज एक्सेप्शनली वेल। तूने बहुत जोरदार आंसर लिखा तो तेरे को 7.5 भी मिलेगा। बट तू ऐसा पकड़ के चल कि तेरे को 3.5 इज मैक्सिमम एंड 7 इज मैक्सिमम, 7.5 मिल गया तो बाय गॉड्स ग्रेस। सो इट इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन इवन इन योर बोर्ड्स, तो भी तेरे को 3.5 ही मिलेगा। इट्स अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। जैसे लैंग्वेजेस में होता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में मराठी, संस्कृत, जर्मन वगैरह में होता है, सेम कॉन्सेप्ट द बोर्ड इज अप्लाइंग इन योर थियोरी पेपर्स, OC, SP, इकोनॉमिक्स। यू कैन नेवर स्कोर 100 on 100 इन स्टेट बोर्ड। CBSE वगैरह, ICSE वगैरह में देर इज अ पॉसिबिलिटी बट नॉट इन स्टेट बोर्ड। तो ये उनका रूल है बेटा, वी आर जस्ट फॉलोइंग दैट रूल। तो 1 पॉइंट का कितना मार्क्स सर? आधा मार्क। तो अगर तेरे को 4 मार्क का आंसर लिखना है तो तेरे को कम से कम कितना लिखना पड़ेगा? 6 से 8 पॉइंट।
अभी तू बोलेगी क्यों 6? क्योंकि तेरा मीनिंग और इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन का 1 मार्क, बाकी 3 मार्क तेरे को 6 पॉइंट्स के लिए मिलेगा। पर टू बी ऑन अ सेफर साइड आई वुड ऑलवेज प्रेफर, एक आधे में कुछ गड़बड़ हो गया, फॉर एग्जाम्पल तेरे को याद नहीं आया कि व्हाट इज प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स, तूने हेडिंग तो लिख दिया पर उसका अंदर का एक्सप्लेनेशन तूने ठोका है, तो टू बी ऑन अ सेफर साइड राइट अनदर एडिशनल पॉइंट। चलो 5 मिनट थोड़ा सिंसियर होकर कंप्लीट करो, 5 मिनट्स दैट्स ऑल। देख 11th पॉइंट ऑफ व्यू से तुझे छोड़ना है तो यू कैन, बट सीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चैप्टर नंबर 1। तेरा अगर चैप्टर नंबर 1 नहीं है ना स्ट्रॉन्ग, तो तू तेरा 12th और तेरा सीए फाउंडेशन दोनों का जो बेस है वो वीक है। सो मैंने लास्ट लेक्चर में भी कुछ लोगों को बोला था, आज मैं वापस ये रिपीट कर रहा है बेटा कि इफ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि तेरा चैप्टर नंबर 1 शुड बी सो स्ट्रॉन्ग कि साला तेरे को उसमें से कुछ भी पूछे ना तेरे को आना चाहिए, एंड सिर्फ हेड पॉइंट नहीं, उसका मीनिंग। जैसे कि मैं तेरे को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज लैंड? दैट इज रॉन्ग। Anything? That's where my problem is. So what you said is correct, but not correct. Anything above the ground. This projector, is this projector land? Projector तो capital है. No, it's a natural resource. तूने human बोला, उसने on above below बोला, पर जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स विच इज ऑन अबव और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यही तेरे को एक चैप्टर आएगा सीए फाउंडेशन में जिसका नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो तेरे को हेल्प करेगा। सो तेरा फर्स्ट चैप्टर है ना, इतना बेसिक और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि ये वाला चैप्टर तू देख, इकोनॉमिक प्लानिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, फैक्ट्स है कि प्लानिंग कमीशन था, उसने ये काम किया था, हिस्ट्री बेस्ड है। योर चैप्टर नंबर 1 इज एंटायरली कॉन्सेप्चुअल। I'll ask one more thing which I believe you might not be able to answer. What is the difference between wealth and capital? Correct. Absolutely correct. So what is wealth and why is this statement? Absolutely correct. Absolutely correct. And there are 4 features of wealth if you remember. Absolutely. देख कितना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना, यही चीज सीए फाउंडेशन के अंदर एमसीक्यू में आता है। आज कितना तेरे को भी अच्छा लगा रहेगा, अरे हाँ ये 4 पॉइंट है, स्केर्सिटी है, ट्रांसफरेबिलिटी है, प्राइस है, एक्सटर्नैलिटी है। अब एक्सटर्नैलिटी क्या होता है वो बता। एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अगर मैं मेरा किडनी बेचेगा तो भी वैल्यू तो है पर वो वेल्थ नहीं है, क्योंकि इट इज इंटरनल टू माय बॉडी नॉट एक्सटर्नल। तो तेरा इयरिंग्स वेल्थ है पर तेरा किडनी तेरा वेल्थ नहीं है। इकोनॉमिक्स की भाषा में तो ऐसा ही है। सो वेरी वेल आंसर्ड ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल। अगर तेरे को ये पता है तो यू नो दैट कॉन्सेप्ट। ऐसा कितना सारा कॉन्सेप्ट है, यूटिलिटी है, नेशनल इनकम है, लेबर है, कैपिटल है, मतलब यू नेम इट एंड देयर आर एन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सो सीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 1, सीए फाउंडेशन क्या 12th और सीए फाउंडेशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 1 तेरा तबला तोड़ होना चाहिए। नथिंग कैन बी मिस्ड आउट। एक वर्ड है उसके अंदर, बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल, इस पर सीए फाउंडेशन में पूरा चैप्टर है। करेक्ट। अप्स एंड डाउन जिसको बोलते हैं एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस, पूरा चैप्टर है। पूरा 8 to 10 मार्क्स का वेटेज है वो एक छोटे से वर्ड पे। सो व्हाट इज अ बिजनेस साइकिल वो तेरे को पता होना चाहिए। सो चैप्टर नंबर 1 करना है, चैप्टर नंबर 2 करना चाहिए, क्योंकि सीए फाउंडेशन में एक स्मॉल पार्ट इज मनी।
और उसके बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला चैप्टर है ना, इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया सिंस 1991, ये 3 चैप्टर्स आपको 12th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेगा। हाँ, अलग चैप्टर है भाई। In your 12th standard there is a separate chapter by the name of micro and macro. अच्छा, to add to it, तेरे को याद रहेगा शायद तूने 3 definitions पढ़ा है, एडम स्मिथ का definition, अल्फ्रेड मार्शल का definition, लायनल रॉबिन्स। This is your chapter number 1 of CA Foundation. जॉन मेयर्ड कीन्स का definition is macro वाला definition. So वो जो CA Foundation का फर्स्ट चैप्टर है वो माइक्रो के ऊपर है। रैगनर फ्रिस्क नाम का एक आदमी, करेक्ट, पर वो जो डेफिनेशंस है ना, वो डेफिनेशंस इज हाफ ऑफ योर चैप्टर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज चैप्टर 1 to 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर 12th एंड सीए फाउंडेशन। और उसके अलावा भी देख, पार्टीशन वैल्यूज मुझे लगता है कि आपने मैथ्स में भी पढ़ा है, तो तेरा चैप्टर 1 to 3 हो गया। अब चैप्टर नंबर 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज महाराष्ट्र इकोनॉमी, जो बहुत वास्ट है। तो जितना तेरे से हो सकता है उतना तू कर, जो तेरे को नहीं जम रहा है वो छोड़ दे। रूरल डेवलपमेंट वेरी सिंपल चैप्टर, नहीं छोड़ना चाहिए। पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सिंपल चैप्टर्स नहीं छोड़ना चाहिए। तो अभी अगर तूने पूरा कन्वर्सेशन सुना तो इसमें ऐसे ही 2 ही चैप्टर निकल के आ रहे हैं जो अपन शायद थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं। दैट इज महाराष्ट्र इकोनॉमी का चैप्टर एंड इकोनॉमिक प्लानिंग वाला चैप्टर। 4th और 5th पढ़ना, 4th छोड़ दे एक बार, चलेगा। बेटा रूरल डेवलपमेंट बहुत बेसिक, थे को अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मेरे को बोलना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं तेरा हेल्प कर देता है। सो लेट्स डू वन थिंग, कैन यू कम read with 4th chapter in your next class, mark your doubt, sorry 5th chapter in your next class, mark your doubts and come to me. You are in which college? NM। मत छोड़ मेरी माँ, तुझे पता है NM कॉलेज के अंदर कितना बैंड बजाते हैं, बट उसके लिए तूने चैप्टर 1 to 3 का कितना स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन किया रहेगा। पर अब तेरा जो होराइजन है वो बढ़ गया, अब तेरे को ज्यादा चैप्टर्स है एग्जाम के अंदर, तो तेरा मेहनत, तूने 5 में से 2 छोड़े थे, अब तेरे को 10 पढ़ने हैं। तो 10 में से तू अगर बोलेगी कि मैं 4 छोड़ दूं और फिर 48 मतलब 78 स्कोर करूं, इट विल बी डिफिकल्ट। सो यू कैन लीव, सी आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट आई बिलीव रूरल इकोनॉमी इतना सिंपल चैप्टर है ना कि तो उसको ना छोड़े तो बेटर है। बट इट इज ओके इफ यू लीव 4th and 5th, नो प्रॉब्लम। बट देन अदर 8 चैप्टर्स यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। और 4th और 5th में मैं तेरे को 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देता हूं, अगर पॉसिबल हो तो वो सिर्फ वो पढ़कर जा। जैसे कि 4th के अंदर महाराष्ट्र इकोनॉमी के कुछ फीचर्स है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ महाराष्ट्र का इकोनॉमी? दे तो टेक्स्ट बुक, वो लोग को मिला क्या? हाँ, इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र का फीचर्स देख, डेंसिटी, पॉपुलेशन, वो वाला जो पहला आंसर है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर ही एक और आंसर रहेगा महाराष्ट्र इकोनॉमी ना, एग्रीकल्चर वाला। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। FDI चलेगा रे। हाँ, FDI का जो कॉन्सेप्ट है वो तुम लोगों को काम में आएगा इन योर CA फाउंडेशन, बट वो मैं वैसे भी पढ़ाने वाला है, सो दैट इज ओके। सो महाराष्ट्र इकोनॉमी के अंदर तूने ये किया, उसके बाद मेजर्स टेकन टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर हेल्थ और एजुकेशन है। मतलब इट इज अ वेरी suitable question for 8 marks। हेल्थ और एजुकेशन पूरा, मैं अभी भी बोल रहा है, तू छोड़ेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बाकी के 8 चैप्टर्स तेरे को अच्छे से करके जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ तुझे इसका इंपॉर्टेंट कौन सा है वो बता रहा हूं। पर कॉलेज का खुद का मर्जी है, अगर वो 8 मार्कर नहीं भी रहेगा ना, वो 2 क्वेश्चंस को मर्ज करके 8 मार्क का बना डालेंगे। So at your 11th standard, the autonomy, the power is with the college। तू अगर देखेगी तेरा पेपर और उसके सामने तू कंपेयर कर NL का पेपर, you will realize that there is a difference of North Pole and South Pole।
बट 12th में ऐसा नहीं होएगा ना, 12th में तो बोर्ड का पेपर सबके लिए सेम ही आएगा, तो 12th स्टैंडर्ड के लिए देयर इज अ लिस्ट ऑफ 8 मार्क क्वेश्चंस, उसी में से आता है, बट 11th में इट विल डिफर फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, सो आई वुड रादर गाइड यू के have a good relation with your college teacher for your 11th standard. She will be able to guide you better than what I will be able to. Obviously I can help you with concepts but not importance. Importance is based on a specific college. अभी इसके अंदर तू नेक्स्ट वाला पार्ट देखेगी ना, तो टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, ये सब टाइम पास है. मतलब टूरिज्म क्या है ये तो देखो पता ही रहेगा ना, व्हाट इज टूरिज्म, व्हाट इज हॉस्पिटैलिटी, तो ये अगर तू एक बार रीड करके आ सकती है, कर सकती है तो अच्छी बात है, बट नॉट अ प्रॉब्लम. ये दो आंसर्स तो 100% करके जाना चाहिए, 2 या 3 में भी. सबसे पहला, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ महाराष्ट्र इकोनॉमी. दूसरा, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द मेजर्स टू सॉल्व एग्रीकल्चर. दिस इज ऑल्सो एन 8 मार्क क्वेश्चन है बेटा. कॉजेज सॉरी प्रॉब्लम्स एंड मेजर्स दोनों पूछा तो 8, इंडिविजुअली पूछा तो 4. वैसे ही एजुकेशन और हेल्थ दोनों पूछा तो 8 मार्क, सिर्फ एजुकेशन सिर्फ हेल्थ पूछा तो 4 मार्क. और मेरा अभी भी ओपिनियन ये बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, कि चैप्टर नंबर 5 इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. अगर हो सके तो वो भी पढ़ के जाओ. उसमें अगर मेरे को तेको एक इंपॉर्टेंट आंसर देना हो तो इट इज एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया करके एक कॉन्सेप्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, वो वाला आंसर. वो सब उसके अंदर ही आता है ना, वो जो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज करके कॉन्सेप्ट आता है, सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल आता है. नॉन इंस्टीट्यूशनल के अंदर वापस 4-5 कैटेगरीज आता है, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, नाबार्ड. हाँ सॉरी, इंस्टीट्यूशनल. नॉन इंस्टीट्यूशनल में तो ये सब आता है अपना मनी लेंडर्स एंड कौन होते हैं वो लोग गिरवी रखते हैं ना, मनी लेंडर के अलावा लैंडलॉर्ड्स. नहीं, वो पूरा जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया है ना, वो टोटली 8 मार्क्स के लिए. करेक्ट. हाँ हाँ. सो देख, एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. सो व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस. कितना सिंपल है, देख अभी भी पढ़ के हो जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म. 2 साल तक का रहेगा शॉर्ट टर्म, 5-7 साल तक का रहेगा मीडियम टर्म, 10 साल से ज्यादा का रहेगा लॉन्ग टर्म. फिर प्रोडक्टिव होता है या तो अनप्रोडक्टिव होता है. किसी ने गांव के अंदर लोन लिया फॉर शादी, अनप्रोडक्टिव. किसी ने लोन लिया फॉर किसी का महाशिवरात्रि का सेलिब्रेशन, किसी ने लोन लिया फॉर ट्रैक्टर, तूने लोन लिया फॉर लैंड, प्रोडक्टिव है. शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म, तूने लोन लिया फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर्स. शॉर्ट टर्म, तूने लोन लिया फॉर माइनर चेंजेस, रेनोवेशन इन योर फील्ड. मीडियम टर्म, क्योंकि वो रेनोवेशन के लिए लेगा तो 10-12 लाख रुपए का लोन लग जाता है. सो उसके अंदर मशीनरी लिया, टूल्स लिया, इक्विपमेंट्स लिया, ये सब हो गया तेरा. सो इफ यू सी एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया का क्लासिफिकेशन, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, तू एक बार पढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद याद हो जाएगा. उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, रीड करेगी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल. इंस्टीट्यूशनल के अंदर 4 से 5, रीजनल रूरल बैंक्स, नाबार्ड, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्मॉल बैंक्स. स्मॉल इज माइक्रो. ऑब्वियसली उसके अंदर एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि उसके अंदर डेट रहेगा, फुल फॉर्म रहेगा, क्या पर्पस है वो रहेगा. पर नाबार्ड का तो डेट भी रहेगा, जुलाई 12, 1982. उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 100 करोड़ था. अर्लियर डेट, हाँ, एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर. बट दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इट्स नॉट विच इज कॉम्प्लिकेटेड, या इट इज नॉट लाइक व्हाट इज लैंड. तू रीड करते को ऑटोमेटिकली खबर समझ में आ जाएगा. बट
Still, if you have any questions, as I told you, from our end, see, revision is also done, doubt solving is also done, portion is also completed. But if you require another lecture, we are not denying you that. You revise and come. Whatever doubts, तो अभी अपन next lecture से क्या करते हैं मालूम है? तुम्हारा एग्जाम कब है एनएम में? मार्च को है, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम है अपने पास. 1 महीने में कम से कम 3 से 4 लेक्चर हो सकता है, तो आप एक एक सेट प्रिपेयर करके आओ. कैन वी प्रिपेयर चैप्टर 1, 2 एंड 3 या चैप्टर 1, 2 एंड 5 फॉर नेक्स्ट क्लास? तुम लोग एक चैप्टर का सेट बता दो मुझे जो नेक्स्ट क्लास तुम लोग रिवाइज करके आएगा. लेट्स डू 1, 2 एंड 5. क्या बोलते हो, चलेगा सबको? उसमें आएगा. Again, that is the choice of the teacher. It is not something which we can define. So they can ask, they will give you a particular situation in which you are supposed to find out certain answers. So case studies is not something which is based on the realities, but it can be framed as well. आज के डेट का कोई recent example ले लेंगे, that can be a case study. जैसे कि आज अगर तू देखेगी तो पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, दे आर फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस. वही इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया में 1991 में हुआ था. सो दे कैन गिव यू सर्टेन केसेस इन दैट फॉर्म. ऑफ कोर्स. सो केस स्टडी इज नॉट गोइंग टू बी आउट ऑफ सिलेबस. इट हैज टू बी फ्रॉम वॉट एवर इज टॉट टू यू इन योर बुक, बट प्रैक्टिकल रहेगा रादर देन थियोरटिकल. यस, इट इज लाइक आइडेंटिफाई द टर्म या आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट. सो तू एक बार तेरे टीचर से बात कर, उनको एक आधा एग्जाम्पल के लिए पूछ, एंड देन वी कैन प्रोबेबली डिस्कस विद इन द क्लास एज वेल. सो अगर सबको कंफर्टेबल हो तो नेक्स्ट क्लास के लिए आई थिंक वी शुड कीप नॉट अ रिविजन लेक्चर बट अ डाउट सॉल्विंग लेक्चर, एंड दैट डाउट सॉल्विंग विल बी चैप्टर 1, 2 एंड 5. तुमको 1, 2, 3 करना है तो भी मेरे को चलेगा. 5 इसके लिए बोला क्योंकि बहुत सारे लोगों ने चैप्टर 4, 5 को ऑप्शन में डाला है, और मैं जानबूझ के 4 इसमें नहीं डाल रहा है. मैं क्या करेगा मालूम है, चैप्टर 3 और 4 एक और लेक्चर ले लेगा, क्योंकि 3 तो पार्टीशन वैल्यू तो प्रॉब्लम ही नहीं है, और चैप्टर 4 इतना बड़ा है ना कि तुम लोग वो एक ही चैप्टर में पक जाएगा. प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरे को सच बताऊं, तू थोड़ा उसको अच्छे से पढ़ेगी ना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. इट इज अ लेंथी चैप्टर. I agree. So it is like self-study, na beta. It is like increasing your knowledge about India's or Maharashtra's economy. So you have to read. अच्छा ऐसा है महाराष्ट्र में, बस. और मैं तेरे को बोलूँ ना, 50% चैप्टर इजी है, 50% टफ है. अब जैसे कि महाराष्ट्र इकोनॉमी का फीचर्स वेरी इजी. महाराष्ट्र का पॉपुलेशन क्या है, महाराष्ट्र का डेंसिटी क्या है, महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट क्या है, महाराष्ट्र में टूरिज्म का क्या सिचुएशन है, ये सारा चीज बहुत ही ईजी है. अच्छा, सेकेंड पार्ट, महाराष्ट्र के अंदर टूरिज्म कैसा है, हॉस्पिटैलिटी कैसा है, और फिल्म इंडस्ट्री कैसा है. तो तेरा 50% चैप्टर इजी हो गया. अच्छा, एग्रीकल्चर बहुत ही बेसिक है. तो प्रॉब्लम किधर आ रहा है, सिर्फ 2 ही जगह पर, एक इंडस्ट्रीज में और एक सर्विस सेक्टर. वो तो तू पढ़ सकती है और उसमें मैं तेरा डाउट सॉल्विंग कर सकता है. तो प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, हम चैप्टर को देखते हैं 20 पेज का और वहीं पर अपन डीमोटिवेट हो जाते हैं, बाप रे इतना बड़ा चैप्टर कौन पढ़ेगा. ऐसा मत कर, ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स. सो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर? पार्ट नंबर 1 फीचर्स, पार्ट नंबर 2 एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर, पार्ट नंबर 3 अदर एक्टिविटीज लाइक टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड एंटरटेनमेंट. वो टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड एंटरटेनमेंट तो टाइम पास है. बॉलीवुड के बारे में बात की है. टूरिज्म के अंदर MMTC, वो MTDC, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, MTDC के बारे में बात की है. वेरी बेसिक. यार वी ऑल क्लियर? श्योर हो, पक्का? क्या तेरा नीति आयोग के रिलेटेड जो भी क्वेरीज था वो क्लियर है? एक मेरा अगर तू ओपिनियन मानेगा ना तो आज घर पे जाके ये चैप्टर कंप्लीट कर देना, नहीं तो कल वापस वही हाल होएगा. क्योंकि क्या है, इंफॉर्मेटिव है, कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो क्या होएगा, भूल जाएगा. बहुत कम है. करेक्ट, 6 से 8 मार्क. Are we all clear then? चलो, so that's it for today. Thank you so much. Please like, share, subscribe, comment, hit the bell icon. हाँ भाई.
वन तो भाई तू छोड़ ही नहीं सकता है। तू समझ के चल चैप्टर 1 इज समथिंग दैट यू कैन नॉट मिस ऑन।